वक्त आ गया एक और नया रिपोर्ट कार्ड देने का, और आज का रिपोर्ट कार्ड है ओप्पो का। भाई साहब ने इंडिया में काफी मेहनत की है, मतलब फैक्ट्रीज भी सेट की है, मैन्युफैक्चरिंग पे काफी फोकस डाला है। सबसे पहले जो चीज सैमसंग ने स्टार्ट की थी अच्छे से, इन लोग ने भी काफी अच्छे से इसमें दम डाला है, और अपने फोन तो बनाते ही बनाते हैं, और भी अपने सिस्टर कंसर्न, ब्रदर कंसर्न वाली कंपनीज के लिए भी ये लोग फोन बनाते हैं। कैसा रहा 2024 इनके लिए? आज के रिपोर्ट कार्ड में इन्हीं सब पे बात करेंगे। मैं हूं संदीप और मेरे साथ है अजय और अभिषेक। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर्स की। ओप्पो ने इस साल में 13 मॉडल्स लॉन्च किए फोन के, और अगर उनके सब वेरिएंट्स की बात कर ले तो 24। अजय, रेशो ठीक ठाक है? एब्सोल्युटली परफेक्ट। अगली बात कर लेते हैं 10,000 का सेगमेंट, जहां पर बहुत लोगों ने बहुत हल्ला मचाया कि यार हम तो बजट फोन ला दिया ना, वो सब ला दिया, 10,000 रुपए से कम का फोन ला दिया। इस साल ओप्पो ने कहा बॉस हम इस सेगमेंट को हाथ ही नहीं लगाएंगे। एक भी डिवाइस इस प्राइस सेगमेंट में उन लोग ने लॉन्च नहीं किया। लेकिन कहां उन्होंने किया मैक्सिमम डिवाइसेस लॉन्च? उन लोग ने लॉन्च किए 10 से 20,000 के बीच में, जहां उनने अपने 9 फोन्स लॉन्च किए थे, यानी कि ऑलमोस्ट 38% डिवाइसेस इस प्राइस सेगमेंट में आए। उसके बाद 21 to 30K के बीच में उन लोग ने 7 डिवाइस लॉन्च किए, 31 to 40 के बीच में 4 डिवाइसेस लॉन्च किए, 40 to 50K के बीच में 1 डिवाइस लॉन्च किया, और 50K एंड अबव उसको भी नहीं छोड़ा, उसमें भी 3 डिवाइसेस लॉन्च किए। अजय, क्या लगता है आपको, जो इनका डिवीजन ऑफ जिस डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स ने अपनी डिवाइसेस लॉन्च किए, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, मैं इसको पहले कोरिलेट कर देता हूँ मार्केट शेयर के साथ। जी। ओप्पो इज अमंग्स द ओनली ब्रांड्स व्हिच हैज शोन अ वेरी हाई ग्रोथ। अगर आप Q3 के डेटा लेंगे तो करीब इन्होंने 40% ग्रोथ लिया है। और आज की तारीख में इनमें और जो इनके ऊपर नेक्स्ट ब्रांड है उसके अंदर गैप करीब 1-1.5% का ही रह गया है। ओप्पो बड़ा कंसिस्टेंट ब्रांड था जो 11% के आसपास घूमता था। ये पहली बार ओप्पो करीब 13-13.5% पे पहुंच गया है। ओके। तो ये जो स्ट्रेटेजी थी कि 10,000 के नीचे से एग्जिट करते हैं, और 10,000 से 40,000, आई थिंक 10,000 से 40,000 के बीच में इनका करीब 84% जो वेरिएंट्स हैं वो 10 और 40,000 के बीच में। उसी में पूरा इनका मैक्सिमम तो जान लगी है। यही सेगमेंट जो मैं बार बार बोलता हूँ, यही सेगमेंट है जो आपको वॉल्यूम लगेगी। जी। इन्होंने इस चीज को अच्छे से रियलाइज किया, और रियलाइज करके इन्होंने अपने आप को पूरा फोकस किया इसी सेगमेंट के ऊपर। ये सारी सेगमेंट ग्रोथ सेगमेंट्स हैं, 10 के नीचे डिक्लाइनिंग सेगमेंट है। इन्होंने इसी सेगमेंट पे फोकस किया, और रिजल्ट आपके सामने है। मतलब रिजल्ट लाइज द टेस्ट ऑफ द पुडिंग लाइज इन ईटिंग इट एक्चुअली। राइट। तो आप खुद देख रहे हैं कि मार्केट शेयर इनका ग्रो किया, और उसका सीधा कोरिलेशन उनके प्रोडक्ट मिक्स के साथ में है। एक एडवांटेज और है, इनके नंबर ऑफ मॉडल्स जो आपने बताए जी बहुत ज्यादा नहीं है जी। तो एक और स्कोप इनके पास में भी है कि अगर ये ऑन एन एवरेज बन के आ रहा है हर महीने के लिए एक ही मॉडल। हाँ, तो ये भी इनके पास में और स्कोप, मेरे हिसाब से अगर आप 10,000 का सेगमेंट बाहर भी कर देते हैं, इनके पास में अभी भी स्कोप है कि 4-5 मॉडल से ऐड कर सकते हैं। तो वो किस प्राइस में करें एडजस्ट, वो 40 से 50 इनके लिए थोड़ा एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट हो सकता है, जाए नहीं है। बाकी उसके ऊपर तो मैं खैर एडवाइस नहीं करूंगा। 50 के ऊपर तो ऑलरेडी आई थिंक जो डिवाइस 3 है, आई थिंक वो 3 इज मोर देन इनफ। बट जो 21 to 30 है, या 20 to 30 है, 30 to 40 है, 10 to 20 है, ये जो 3 सेगमेंट है, इसके ऊपर अगर ये थोड़ा बहुत एक 2 डिवाइसेस और ऐड करें, बढ़ाएंगे, तो शायद ये अपने मार्केट को भी ग्रो कर सकते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा, जैसे ड्यूरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने लॉन्च किया F27 Pro मैक्स के साथ में। वो फोन को फेंक के, हालांकि ऑनर पहले कर चुका था अखरोट तोड़ के, पर इन्होंने वो पानी में डाल के और वो फोन फेंक के जो किया, उसकी बड़ी रील्स बनी जी। और वो उस फोन ने, मैं आपको बताऊं, कहीं मेंशन नहीं होता वो फोन वैसे, पर फिजिकली मैंने दुकानों पे देखा है कि मेरे सामने दुकानदार ने लेके मेरे को इसी दिलाना था फोन, उसने फोन को उठा के डिस्प्ले से ऐसा जोर से भी दबा रहा उसको। तो ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कितना ड्यूरेबल फोन है। तो आई थिंक वहीं से कहीं इनको कोई एनर्जी, बीच में कहीं इनको एनर्जी आई कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। बड़े लेड बैक ब्रांड था, बहुत लेड बैक ब्रांड था। ये चल रहा है 11% शेयर है, 2020 से 11% है। इस साल बेसिकली थोड़ा करेक्टिव मेजर्स भी लिए लोगों ने, बड़े क्लियर कट डिमार्केशन कर दी कि हम इस प्राइस सेगमेंट में रहेंगे, इसी में रहेंगे, ना तो ना हमें कम खाओ गम मत खाओ बेसिकली। इन्होंने काफी कुछ प्रोडक्ट
के बेस पे चाहे चैनल के बेस पे इन्होंने काफ़ी करेक्टिव एक्शंस लिए हैं, राइट जो शायद इनके अब रिजल्ट्स में हमें साफ दिखाई दे रहा है। राइट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओप्पो भाई साहब के हिट्स एंड मिसेस क्या रहे 2024 के। अभिषेक, सबसे बड़ी एडवांटेज क्या क्या चीज आपको प्रो पॉइंट लग रहा है ओप्पो की तरफ से? इस बार ये है कि वो अपनी फाइंड एक्स सीरीज वापस ले आए इंडिया 2 साल के बाद, 3 साल 3 साल के बाद, 3 साल के बाद फाइंड एक्स सीरीज ने कम बैक करा है इंडिया में एंड अच्छा कम बैक करा है। काफी मतलब उसमें दम डाला है फोन्स में। राइट और द सेकंड थिंग इज कलर ओएस में भी इस बार काफी ज्यादा चेंजेस, इंप्रूव चेंजेस नजर आ रहे थे, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? पॉजिटिव में गिनेंगे या कुछ कमी बिल्कुल रहेगी? बहुत पॉजिटिव है, मतलब कलर ओएस 14 से 15 में बहुत मेजर जंप है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, एआई बोल लो एंड मेनली एनिमेशंस, जिसके लिए iOS एक बेंचमार्क माना जाता था। तो आई थिंक इस बार इन्होंने iOS को बीट ही करा है, मीट तो करा ही है, बीट भी करा है कुछ सेगमेंट्स में। यस, इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन, ओनली एनिमेशन सब। यस, तो काफी सॉफ्टवेयर पे बहुत ध्यान दिया। राइट आपको क्या लगता है इस साल का नेगेटिव पॉइंट क्या रहा होगा? कहां पर ये मिस होते नजर आए या कुछ बेटर कर सकते थे? मेरे हिसाब से इस साल इन्होंने जो करेक्टिव स्टेप्स लिए वो शायद दे मोर देन ओवरकम व्हाटएवर लिटिल मिस्टेक्स। ऐसे अगर आप पूछें इमीडिएटली तो कई ब्रांड के बारे में तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आ जाता है। ओप्पो के बारे में मुझे सोचना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई इमीडिएट ऐसी चीज नहीं है जो मेरी नजरों में आती हो कि ओप्पो ने ये चीज गलत की या ये चीज बेहतर कर सकते थे। आई थिंक जो रिजल्ट है वो खुद कहता है कि जो कुछ इन्होंने किया वो करीब करीब सही ही किया, और अगर कुछ मिस किया तो ऐसा इमीडिएट मेरे दिमाग में ऐसा कुछ मिस आता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मिस रहा हो। राइट और ओप्पो की अगर बात करें तो मतलब बेसिकली जो इनकी रेनो सीरीज है हमेशा कैमरा सेंट्रिक रही है, और ऐसा नहीं कि कैमरा में दम नहीं होता, कैमरा उनके काफी अच्छे रहते हैं, बट लगातार 2 साल 3 साल से हम देख रहे हैं कि ओप्पो सीरीज की जो ओप्पो की रेनो सीरीज लॉन्च होती है, इनका प्राइसिंग कभी भी ऐसा हमेशा ऐसा नहीं लगता है कि वाओ फैक्टर लगता है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं शॉक लगता है। जब तक वो वाओ फैक्टर नहीं बनेगा तब तक कंज्यूमर्स की तरफ और ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। ये मेरी तरफ से एक कमी रही है उनकी। उसके अलावा आपका क्या लगता है इनकी प्राइसिंग कैसी रही डिवाइसेस की? प्राइसिंग मेरे हिसाब से थोड़ी हिली हुई थी, क्योंकि जैसा कि रेनो की बात कर लेते हैं, रेनो सीरीज ही थोड़ी ओवर प्राइस रहती है अपने स्पेक्स के हिसाब से। अगर आप कैमरास दे रहे हो तो आपको कुछ और भी देना पड़ेगा फोन में, तो आई थिंक वहां पे, और बाकी ए सीरीज फोन्स हो गए उनमें भी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी और बेटर हो सकती है। राइट तो ओवरऑल जो इनका मेजर इशू आ रहा था कि ऐसा नहीं लग रहा था कि फोन में किसी चीज की कमी हो रही है, चाहे हार्डवेयर की बात कर लीजिए या सॉफ्टवेयर की बात कर लीजिए, ये इवन इनोवेशंस की भी बात कर लीजिए, बैटरी की इनोवेशन बात कर लीजिए, या डिस्प्ले में कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की है, वो सब किया है इन लोग ने। लेकिन प्राइसिंग जब देखते हैं कंज्यूमर्स तो उन्हें लगता है ओके, उनके मुंह से निकलना चाहिए वाओ। जैसे यूजुअली आप पोको या फिर मोटोरोला के फोन्स के साथ बहुत सारे फोनों से इस साल आपने देखा होगा, वो वाली फीलिंग अगर आ जाए तो इनकी जो गाड़ी है वो एकदम सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक मैसेज सुन लेते हैं हमारे स्पॉन्सर का। आप जिस स्पेस में हो उसमें कंपटीशन की कमी बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहोगे आप कंपटीशन के बारे में? वेल संदीप, कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, स्पेशली फॉर कस्टमर्स, क्योंकि उनको मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं। और मीडियाटेक की सोल फिलॉसफी है कि वी ओनली वर्क टू एम्पावर ऑल कंज्यूमर्स। कस्टमर सेटिस्फैक्शन से ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं है, चाहे आप 10,000 का फ़ोन परचेज करें या फिर 1 लाख का। हम काफ़ी सालों से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, और उसका सीक्रेट सॉस है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्मार्टफोन लाइनअप। बजट सेगमेंट में हमारे मीडियाटेक डायमेंसिटी 6000 सीरीज़ के एसओसीज परफॉर्मेंस के मामले में किसी से कम नहीं है, और वो आपको एक नो कॉम्प्रोमाइज़ 5G एक्सपीरियंस देते हैं, जिसकी वजह से आप इन फ़ोन्स को इंडिया में किसी भी 5G ऑपरेटर के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह हमारा फ्लैगशिप मीडियाटेक डायमेंसिटी 9400 एसओसी आपकी सारी गेम्स हायर सेटिंग्स पर और बेस्ट FPS पे चलेंगे।
without breaking a sweat. This is MediaTek's guarantee. सो अभिषेक, बारी आ गई है टॉप 3 फोन्स ओप्पो के। नंबर 3 पे कौन सा रहेगा? नंबर 3 पे रहेगा Reno 12 Pro, जी, जो अभी साल के बीच में ही लॉन्च हुआ है। कैमराज मेनली बिकॉज कि उसके कैमराज बहुत ही अच्छे हैं जी, और हमने रिव्यू भी करा है, तो हमें पता था कि हाँ ये फ़ोन जिनको कैमराज चाहिए वो 30-35 हज़ार के फ़ोन में वो फ़ोन कंसिडर कर सकते हैं। राइट। और नंबर 2 पे? नंबर 2 पे Reno 11 Pro रहेगा, जी। जो साल के शुरू में लॉन्च हुआ। जी, हालांकि ये ओवर प्राइस थे, बट कैमराज में इन्होंने अच्छा करा एंड Reno 11 Pro में चिपसेट भी ठीक था उसके प्राइस के हिसाब से। राइट। और नंबर 1 पे कौन सा फोन था इनका? नंबर 1 पे रहेगा Find X8। अभी लॉन्च हुआ है उनका जो कमबैक फोन है X सीरीज में इंडिया में, और उसमें भी सब कुछ है। अगर आप देखो तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट है, मीडियाटेक है, डायमेंसिटी 9400 है एंड कैमराज काफी अच्छे हैं, तो उसमें भी इन्होंने अच्छा करा है काफी। मतलब एकदम जिसे कहते हैं फ्लैगशिप फोन होना चाहिए वो दिया है इस बार उन लोगों ने। वेल, अच्छा, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा ओप्पो के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए? मेरे हिसाब से जो आज की तारीख में ओप्पो अगर चौथे नंबर पे है, तो ऊपर के ब्रांड्स को ये सोचना पड़ेगा कि देयर इज कंपटीशन एंड देयर इज स्टिफ कंपटीशन। एंड ओप्पो जो आज तक, जैसा मैंने पहले बोला, लेड बैक ब्रांड था, इट इज़ नो मोर अ लेड बैक ब्रांड। जो करेक्शंस आपने बताया स्पेशली ओप्पो रेनो सीरीज़ के प्राइस के, कि थोड़े बहुत करेक्शंस अगर ये कर दें, तो अगर वो करेक्शन कर दें तो आई थिंक they are a tough brand to beat. So I only hold very positive. वेल, यहाँ पर अगर कंज्यूमर्स 2025 में इनके प्राइस को देख के कहते क्या बात है, क्या बढ़िया प्राइसिंग है, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि बाकी चीज की कमी नहीं है इनके फोन्स पे कि लोग कंप्लेंट करेंगे कि हार्डवेयर अच्छा नहीं है, सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, या फिर ये फीचर्स नहीं है, अपडेट्स में कोई इशू है। ऐसी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बस कंज्यूमर के मुंह से वाहवाही निकालनी है प्राइस को लेके, तो इनकी गाड़ी एकदम रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ेगी। बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में। मुझे, अजय और अभिषेक को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और रिपोर्ट कार्ड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।